Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. Friends, today I will discuss about a company named Sequent. जो ये कंपनी सीक्वेंट कंपनी के बारे में आप लोगों को मैं बात करूंगा। ये मेनली एनिमल हेल्थ केयर सेक्टर में है। मींस एनिमल हेल्थ केयर रिलेटेड एपीआई बनाते हैं और फॉर्मुलेशन का इसका बिजनेस है। तो फॉर्मुलेशन मीन्स रेडीमेड टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप लाइक दैट, एंड एपीआई मीन्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो चीज़ खरीद के कोई कंपनी मेन फॉर्मुलेशन वाला मेडिसिन बना सकता है उसको कहते हैं एपीआई। तो ये दोनों एनिमल हेल्थ केयर रिलेटेड का दोनों सेगमेंट में है, एपीआई एंड फॉर्मुलेशन बिजनेस में है। तो इस कंपनी का मतलब मैं फुल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मीन्स इसका टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट का इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद इसका फंडामेंटल भी कैसा लग रहा है वो भी शेयर करूंगा। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन सा कंट्री में इसका प्रेजेंस है, और इसका टोटल मीन्स उसको क्या कहे, कौन सा कंट्री में प्रेजेंट से इसका प्रोडक्ट क्या है, और कैसे इसका फ्यूचर बिजनेस जनरेट हो सकता है, लास्ट 5 इयर्स में इसका बिजनेस ग्रोथ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द conclusion, means what to do with these stocks. Should we enter here, or what are the negative points if we will enter, what are the negative points we should consider for these stocks. So I will discuss this company with each and every point. So friends, please watch this video up to the end, and please comment how to improve my video. I need your comments, and also if my video is helpful, please share with your friends so that they will be also helpful from my video. And please, before starting of this video, I want to share one thing with you. That is that I am not a SEBI registered analyst, so please don't consider it as a recommendation. And I am sharing this video with you for learning only. So please use this as a learning reference. And also, if you want to enter at this company, then obviously do your own study also. Also take help from the certified financial analyst. So and also, before starting the analysis section, I want to share one thing with you. If my videos are helpful and you want to get my updates time to time, then please join my Telegram group. So it will be, then at that group you will get my updates, all update time to time. And also you can contact me at given mobile number. So friends, first let's start with the technical chart. um, Sequent. So first let's check with the short term chart. um, डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट तो दिख रहे हैं, और थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ है, उतना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो ये तो 3 कैंडल है, उसके ऊपर क्लोजिंग है। क्लियर कट ब्रेकआउट है, और इसमें वॉल्यूम ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। इस जोन पे लास्ट 4-5 कैंडल पे वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है डेली चार्ट पे। तो मैंने थोड़ा वीकली चार्ट देखता, वीकली चार्ट में बहुत अच्छा है वॉल्यूम ग्रोथ है। पूरा ये जो अप ट्रेंड दिया था इस जोन में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहे है। और इस वीक में जैसे लास्ट 2-3 वीक्स में एकदम वॉल्यूम नहीं थी, इस वीक में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है वॉल्यूम कंपेरेटिवली लास्ट 2-3 वीक्स। एंड it's given a clear cut breakout at weekly chart. So, but you know that I never rely on the short term chart. I always looking to the long term chart, and if you long term chart, check the long term chart, see the volume growth at this zone significantly different। इसका लाइफ टाइम में इतना वॉल्यूम तो कभी नहीं आया था। इसका जो सिग्निफिकेंटली अलग तरह का एक वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है,
तो मतलब कोई ना कोई तो बॉटम में एक्यूमुलेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और इसका टेक्निकल चार्ट में थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट एंगल से थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। अगर इधर से एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस जगह में मेरे को डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखे, इसने देखे 260 से करेक्शन हुआ था, करेक्शन होके ऑलमोस्ट 46 का लेवल में आ गया था, मतलब बहुत ही डेंजरस करेक्शन हुआ था। मीन्स उसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड लाइन देखो, ये जो सीवियर डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड लाइन को इधर मतलब ब्रेक करने के बाद वो कंसोलिडेशन में चला गया था, साइडवेज में चला गया था। तो लास्ट 1 ईयर मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स तो ये अगस्त 2018 से लेके ये अभी तक लगभग 20 10/7/2020 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल इस जगह पे मतलब कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेट करके देखो ये जो जोन है, इस जोन पे कंसोलिडेट करके इस जोन के ऊपर जब निकला, इस जोन से जब निकला, वॉल्यूम ग्रोथ, भयंकर वॉल्यूम ग्रोथ है। तो जो जोन में ये 2 साल से मतलब कंसोलिडेट कर रहे, उस जोन से तो बिना रीजन के कभी निकल नहीं सकते, और वो भी इतना वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। तो मतलब किसी ना किसी कोई ना कोई तो एक्यूमुलेट इसको बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए इतना ज्यादा वॉल्यूम इसमें डेवलप हो रहा है। चलो अभी बेस्ट एंट्री पॉइंट था तो ये वाला, लेकिन ये तो मिस हो गया अभी, और इसका टारगेट भी मेरे हिसाब से काफी बड़ा दिख रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट ब्रेकअप के, तो इस जगह पे देखो ये तो कंटिन्यूसली वन वे मूव दिया, बट इस जगह पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। तो रिट्रेसमेंट तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे अगर हम लोगों को मिस हो गया तो सेकेंड ब्रेकआउट पे ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो सेकेंड ब्रेकआउट जो है वीकली चार्ट पे इस जगह पे मिला। अगर वो जगह हम लोग देखेंगे, देखो वीकली चार्ट पे वो जगह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। सॉरी मैं दूसरा ले लिया। इसको क्या करे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो इस जगह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसका। लेकिन उसके ऊपर आप अगर देखोगे बहुत स्पाइक तो दिया इस जोन के ऊपर, लेकिन कभी क्लोज नहीं दे पाया। अगर इस वीक का देखेंगे, इस जोन के ऊपर स्लाइटली ऊपर क्लोज दिया। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज के लिए वेट करेंगे। जैसे काफी सारे चीज लेके मैंने इधर बुलिश हूँ, इधर जो वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है वो लेके मैंने बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। तो बाकी तो वॉल्यूम, क्योंकि इतना वॉल्यूम ग्रोथ बिना रीजन के तो आ नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो टेक्निकली ये चार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही चार्ट जिसको कहते हैं। तो इसमें इस तरह का चार्ट जो है, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमेशा मेरा जो लास्ट लो मतलब लास्ट हाई होता है वो होता है मेरा फर्स्ट टारगेट। तो 261 का टारगेट मेरे को, तो अभी से 115 अगर 261 क्रॉस किया, देन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस स्टॉक, देन उधर से भी डबल होगा। तो अगर मैं तो उतना दूर नहीं सोचना चाहता हूँ, मैंने तो पहले 260 का टारगेट ले रहा हूँ। तो अगर 260 क्रॉस किया तो ये 500 भी आपको दिखा सकता है नेक्स्ट 2 साल में। तो मैंने तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस जगह पे वॉल्यूम ग्रोथ देख के। जैसे ये 260 तो ब्रेक करेगा ही लग रहा है मेरे को। और तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसका, मतलब चार्ट देख के तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है मेरे को। अभी थोड़ा उसलिए मैंने सोचा जो थोड़ा सा बिजनेस क्या है इसका वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट में है ये। एनिमल हेल्थ कंपनी इंडिया में नंबर 1 एनिमल हेल्थ कंपनी है। 8 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसका, और 5 ग्लोबल R&D सेंटर्स है इसके पास, और 100+ फिनिश डोजेस अक्रॉस 12 डोजेस फॉर्म्स, और 27+ कमर्शियल API है। 100+ कंट्रीज में प्रेजेंस है, और इसका R&D स्पेस $100 मिलियन R&D इन्वेस्टमेंट है इसका। सो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट करते हैं। 1700+ ग्लोबल वर्क फोर्स है।
और ये वर्ल्ड में टॉप 20 एनिमल हेल्थ केयर एक कंपनी में आता है। तो मतलब इस कंपनी जो वर्ल्ड में टॉप 20 एनिमल हेल्थ केयर कंपनी में आता है, और विद द इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन और द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, सो जो एनिमल हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो तो ग्रो करने वाला ही है। तो ऑब्वियसली जो टॉप टॉप कंपनीज है वर्ल्ड ओवर तो उसको ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये टॉप 20 में आता है तो इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा तो उसके साथ ग्रो, तो इसका थोड़ा मैंने रेवेन्यू देख लेते हैं और कैसे टाइम के साथ उसका रेवेन्यू सेगमेंट भी चेंज हुआ वो थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे इसका अगर मतलब मैंने 2015 में देखेंगे, इसका 65% बिजनेस जो आता था वो एपीआई से आता था, और 35% बिजनेस जो था वो फॉर्मुलेशन से आता था। तो अभी जो है मतलब आपका FY20 में पूरा पिक्चर उल्टा हो गया। इसका फॉर्मुलेशन बिजनेस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अभी के दिन में 65% रेवेन्यू फॉर्मुलेशन बिजनेस से आ रहे हैं और 35% रेवेन्यू एपीआई बिजनेस से आ रहा है। और उसका मार्केट प्रेजेंस भी कैसे चेंज हुआ देखो। जैसे FY15 में इसका 100% जो रेवेन्यू था, मार्केट प्रेजेंस था, वो इमर्जिंग मार्केट में था। लेकिन अभी का देखोगे FY20 में इमर्जिंग मार्केट का मार्केट शेयर ओनली 21% है। मीन्स इसका जो रेवेन्यू है उसका मतलब परसेंटेज से 20% इमर्जिंग मार्केट से अभी आ रहे हैं। यूरोप से 47% आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं 18%, और लैटिन अमेरिका से आ रहा है मतलब 14% बिजनेस। अभी ग्रोइंग परफॉर्मेंस एक्रोस रेगुलेटेड मार्केट। जो रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, जैसे यूरोप अमेरिका जो डेवलपमेंट कंट्री होते हैं उधर क्या होता है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोग उधर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे अप्रूवल्स ये सब का होना है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपका जो मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई मार्जिन बिजनेस होता है उसका। जैसे लेस रेगुलेटेड मार्केट में 2015 में बिजनेस था 67% और 33% बिजनेस ओनली रेगुलेटेड मार्केट में था। अभी अगेन हेयर ऑल्सो सिनेरियो टोटली अपोजिट। एट द FY20 ओनली 32% रेवेन्यू फ्रॉम द लेस regulated market and 68% रेवेन्यू फ्रॉम द regulated market। और अभी अगर FY20 के भी परफॉर्मेंस देखेंगे FY19 के कंपेयर में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 13.5% ग्रो किया, एबिटा 32.5% ग्रो किया, और जो एबिटा मार्जिन 14.9% जो 220 बीपीएस ज्वाइन किया, बेसिक पॉइंट्स में ज्वाइन किया, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 43.7% ग्रो किया, और कैश फ्रॉम ऑपरेशन वो भी 10.3% ग्रो किया। तो एवरी पैरामीटर में FY90 के कंपेयर में 2020 बीट किया, एवरी पैरामीटर में, ईच एंड एवरी पैरामीटर में। तो इसका जो बिजनेस है मीन्स फॉर्मुलेशन बिजनेस, जो इसका 65% मतलब रेवेन्यू शेयर है, लिफ्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, जो इसका FY16, 17 और 18 में जो बेस मतलब इसे बनाया, इनऑर्गेनिक लेड कैपेसिटी बिल्डअप, प्रेजेंस इन 17 ऑफ टॉप 25 एनिमल हेल्थ मार्केट, जो 70 टॉप 25 एनिमल हेल्थ मार्केट है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें 17 में इसका प्रेजेंट है। विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन EU मतलब यूरोप में। आप लोग तो देखा ही अभी जैसे इसका 47% रेवेन्यू यूरोप से आता है। कम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस वेरियस डोजेस फॉर्म्स मार्केट, बिल्ड R&D सेंटर इन स्पेन। तो नाउ अभी FY19, 20, 21, तो ये क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट फेज रहता है। डबल R&D कैपेबिलिटीज एंड एस्टैब्लिश ए न्यू R&D सेंटर इन इंडिया, पाइपलाइन ऑफ 40+ प्रोडक्ट्स विद एड्रेसेबल मार्केट, जो 40+ प्रोडक्ट पाइपलाइन में है जिसका एड्रेसेबल मार्केट साइज है 1 बिलियन USD। फर्स्ट यूएस फिलिंग इन FY21, 25+ US and EU फिलिंग ओवर नेक्स्ट 3 years। सो इसका तो प्लान बहुत बड़ा है। जैसे मतलब नेक्स्ट
दिख रहा है इसका पाइपलाइन में 40+ प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोडक्ट से, और 25+ मतलब यूएस एंड ईयू फेलिंग्स प्लान है नेक्स्ट 3 years में, और initiated 4x capacity expansion in at their German facility। तो जर्मन फैसिलिटी जो यूरोप का फैसिलिटी है, इसका मेन मार्केट जो यूरोप है, उधर जो जर्मनी में जो इसका कंपनी है उसका 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। तो आप लोग सोच सकते हो जो कैसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और FY22 में क्या प्लान है, कमर्शियलाइजेशन इन द यूएस में कमर्शियलाइजेशन का प्लान है, और 25+ लंच इन द यूएस एंड ईयू मार्केट। तो 25+ प्रोडक्ट का लंच करने का प्लान है। तो इसका फॉर्मुलेशन बिजनेस ये टेबल से जो है आप लोगों को तो पता चली गया फॉर्मुलेशन बिजनेस का जो फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है। और जो एपीआई लिफ्ट ऑफ इसका बिल्डिंग जो बेस बिल्डिंग हुआ था, क्योंकि प्रीवियसली ये सिर्फ एपीआई कंपनी के हिसाब से जाना जाता था। तो 2000 FY14 FY15 FY16 में इसका जो बेस बिल्डिंग हुआ था, सेल्स टू लेस रेगुलेटेड मार्केट में पहले ही दिखाया था FY15 में, जैसे 100% लेस रेगुलेटेड मार्केट से रेवेन्यू आता था। जैसे recognize EHS as a key business driver, invest in new future ready facility, shutdown of existing facility, scale up of new product development program, focus on customer and vendor with strong quality assured and governance। नाउ अभी उसमें इन्वेस्टमेंट पे जो है FY17 18 19 USDA अप्रूवल ऑफ वाइजैक फैसिलिटी, 14 न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फाइल्ड। तो ये जो 17 18 19 में 14 न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फाइल्ड हुआ, और इसका जो वाइजैक का फैसिलिटी है उसका USDA का अप्रूवल मिला, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा बात होता है। 70+ सक्सेसफुल कस्टमर्स ऑडिट, 15+ successful environment health safety audits, depends इंटरफेस विद ग्लोबल टॉप 10। तो ग्लोबल जो टॉप 10 जो कंपनी है उसको मतलब डीप इंटरफेस, मतलब उसके साथ कॉन्टैक्ट बेसिस या तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ मतलब कॉन्टैक्ट डेवलप किया। बहुत सारे जो टॉप 10 ग्लोबल टॉप 10 कंपनी के साथ इसका डिपेंड इंटरफेस हुआ। एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग आईपी platform 29 fillings across the US and EU, enhance performance in commercial team with strong technical support। और FY20 एंड बियॉन्ड में क्या प्लान है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट पे आउट, न्यू प्रोडक्ट ड्राइव ग्रोथ 12x, और अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ बिजनेस, master service agreement with leading animal health companies, और 6+ product commercialization in the US, क्वालिटी ऑफ बिजनेस डाइवर्स रियलाइजेशन एंड मार्जिन। तो इससे जो दिख रहा है जो ओवरऑल पिक्चर, तो ईपीआई बिजनेस का सिनेरियो जिससे इसका 35% है उसका भी बहुत अच्छा है, और उसका भी वेरी स्ट्रॉन्ग एक फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है। इच एंड एवरीथिंग, मतलब दो फॉर्मुलेशन बिजनेस एंड एपीआई बिजनेस बोथ हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड वेरी फ्यूचर फोकस, वेरी फ्यूचर मतलब ओरिएंटेड बिजनेस है। और इसका जो फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है तो इसका रेवेन्यू जो है वो तो बढ़ेगा ही। इसका जो पास्ट जैसे थोड़ा देख लेते पास्ट 5 years का जैसे परफॉर्मेंस कैसे है। जैसे फॉर्मुलेशन बिजनेस का देखेंगे तो FY15 में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है ओनली 250, और FY20 में इसका देखेंगे 1000+ रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। R&D कैपेबिलिटी जो FY15 में था ही नहीं, और FY20 में 4 R&D सेंटर्स, पाइपलाइंस ऑफ 40+ प्रोडक्ट्स। तो मैंने पहले ही देखा जो R&D में ये लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 मिलियन प्लस, 100 मिलियन USD प्लस इसका इन्वेस्टमेंट है R&D में। तो और R&D जो 2015 में एक भी R&D सेंटर नहीं, अभी 4 R&D सेंटर है, और 40+ न्यू प्रोडक्ट्स, इसलिए तो इतना इतना न्यू प्रोडक्ट्स है। तो इसके पास जैसे प्लांट से 1 EMB, जैसे FY15 में ओनली 1 प्लांट था, तो अभी जैसे है इसका 5 फॉर्मुलेशन का प्लांट है। और अभी एपीआई जर्नी, एपीआई में जैसे यूएस एंड EU फाइलिंग्स, एपीआई जर्नी FY13 15 में ओनली 3 था, तो और FY20 में 29 फाइलिंग्स है।
और R&D पाइपलाइन FY15 में ओनली 12 था, अभी 14 है प्लांट्स। इसके पास पहले 2 प्लांट था, एक CGMP फैसिलिटी और 1 इंटरमीडिएट फैसिलिटी। अभी इसका 3 API का प्लांट है। तो अभी इस जो एक कैसे इसका बिजनेस एपीआई एंड फॉर्मुलेशन बिजनेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, इस इससे एक क्लियर पिक्चर आप लोगों को मिलेगा। और जैसे अभी इसका जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो 80 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 R&D सेक्टर है, 65% सेल्स टू रेगुलेटेड मार्केट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 40 प्लस प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, 40 प्लस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन FY20। तो आप सोच सकते हो इसने कितना फोकस है, 40 प्लस न्यू प्रोडक्ट्स FY20 में से लॉन्च किया। और 46.9% रेवेन्यू CAGR है FY17 टू FY20। तो लास्ट 4 साल का रेवेन्यू CAGR है 46.9। तो आप लोग, मैं जैसे पहले बोल रहा था ना, जैसे इसने FY15 से FY20 जैसे ग्रो किया, मतलब वही इधर दिख रहे 46.9% CAGR की हिसाब से ग्रो किया। तो ग्रोथ रेट क्या है ये देख सकते हो। और इसका जो प्लान, फ्यूचर प्लान इजीली जो अवेलेबल है, उसका जो एनुअल रिपोर्ट है वो सब में जो अवेलेबल है, उससे दिख ही रहा है इसका पास स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ प्लान है। तो और ये सब से जैसे प्लांट है जिससे ग्रो कर रहे हैं और जिससे जैसे मतलब फ्यूचर प्लान दिख रहे, तो इसका तो मेरे को जैसे इसी रेट से इसका रेवेन्यू तो ग्रो करेगा मेरे को लगता है। और जो एपीआई है, एपीआई का जैसे देखेंगे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 19 यूएस फाइलिंग्स है, 11 सीईपी फाइलिंग्स है, 14 प्लस मॉलिक्यूल पाइपलाइन में 14 प्लस मॉलिक्यूल है। और इसका जो लास्ट 3-4 ईयर्स का ग्रोथ रेट है, रेवेन्यू CAGR है 32.6%। कैन यू इमेजिन 32.6% रेवेन्यू, मतलब CAGR है। एपीआई के भी लास्ट 3-4 ईयर्स का 27 कमर्शियल एपीआई है, और 2.4x एसेट टर्नओवर रेशियो है, और 70% सेल्स इन रेगुलेटेड मार्केट है। तो मतलब दोनों बिजनेस कॉन्टिन्यूसली, फॉर्मुलेशन बिजनेस ऑलमोस्ट 47% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, और जो एपीआई बिजनेस है वो 33% CAGR के हिसाब से बढ़ रहे हैं। और अभी के दिन में जैसे हम लोगों को पता ही है एपीआई बिजनेस जो है इंडिया के ऊपर कितना फोकस है। इंडिया का जो मेनली मैक्सिमम एपीआई जो है चाइना से आता था, अभी गवर्नमेंट का बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन और गवर्नमेंट का बहुत सारे सब्सिडी मिल रहा है मतलब एपीआई के ऊपर। तो इंडियन एपीआई का अभी बूमिंग टाइम बोल रहा है, तो ऑब्वियसली एपीआई बिजनेस तो इसका ग्रो इससे भी फास्टर रेट पे कर सकते हैं। लास्ट 3 इयर्स जब एपीआई का खराब टाइम चल रहा था, चाइना से जो इम्पोर्ट से वो बहुत कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अभी गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन है सब कुछ की वजह से ईपीआई बिजनेस फिर से अभी बूम दिख रहा है। तो उस टाइम खराब टाइम में भी 32% जिसका ग्रोथ था, तो अभी तो क्या इसका हो सकता है। तो दोनों बिजनेस का मेरे को जो कंक्लूजन में मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा पहले नेगेटिव पॉइंट्स को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, इसका नेगेटिव पॉइंट्स जो है, उसके बाद मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाऊंगा। इसका डेप्थ थोड़ा सा मेरे को हाई लग रहा है, 331 करोड़ का डेप्थ है, बट कंपेयर विद द रिवर्स इसका बहुत हाई है। तो 693 करोड़ का है, और जो ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहा है, तो रिवर्स का कंपेयर में, रिजर्व का कंपेयर में आधा भी नहीं है डेप्थ। तो इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन और एक चीज़ जो बहुत ही मेरे को नेगेटिव लग रहा है, जो लास्ट 1 साल में प्रोमोटर ने 1.32% लास्ट क्वार्टर में सेल डिक्रीज किया। तो मे बी इसका बहुत एग्रेसिव जो फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है, उसके पैसे का जरूरत है उसलिए किया। और प्रोमोटर का प्लीड्स भी है, जो प्लीज भी क्या, उसका जो होल्डिंग है उसका 44.6% प्लीज है। ये दोनों बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, कोई भी स्टॉक के लिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो इसमें ये दोनों तो भयंकर नेगेटिव, मेरे को पता नहीं क्या क्यों ये लोग कर रहे हैं इस लोग बिजनेस, क्योंकि इसका बिजनेस जो ग्रोथ रेट है उसको सस्टेन करने के लिए ये लोग कर रहे हैं या नहीं। और मे बी इस चैलेंजिंग टाइम पे सस्टेन करने के लिए भी कर सकते हैं, पैसे की ज़रूरत है, चैलेंजिंग टाइम है इसमें, क्योंकि इसका हाई डेप्थ है। और हाई डेप्थ जब रहता है चैलेंजिंग टाइम में, उसका तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट्स जो ऑलरेडी बोला, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर का ग्रोथ दिख रहा है,
और जैसे लास्ट कुछ ईयर से इसका ग्रोथ दिख रहा है उस अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर्स का 3.46% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है। तो मतलब आप सोच सकते हो लास्ट 5 ईयर्स से कैसे इसका प्रॉफिट। और इसका जो मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है जिसके लिए मैं इसके ऊपर मतलब थोड़ा जोर लगाऊंगा वो है इसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट तो इसका बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जैसे अभी इसका करंट प्राइस है 143 के आसपास है, तो 130 का एक स्टॉक। लेकिन टेक्निकल चार्ट अच्छा है सिर्फ उसलिए मैंने तो थोड़ा सा रिस्क लूंगा, लेकिन उसके साथ जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मेरा ध्यान पे रहेगा, उसलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखूंगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 130 के नीचे क्लोज होगा तो मैंने उसमें निकल जाऊंगा। और स्ट्रॉन्ग इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस इसका जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब टर्की का इच ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका बिजनेस का प्रेजेंस है, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। जैसे यूरोप, यूएस, इमर्जिंग मार्केट, टर्की ही आपका, इंडिया, हर जगह पे इसका जो ग्लोबल वाइज प्रेजेंस है। तो मैंने इसमें तो थोड़ा सा रिस्क जो भी मतलब प्रोमोटर ने स्टेक डिक्रीज किया, प्रोमोटर ने प्लीड्स करके रखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है, तब भी इसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को जो दिख रहा है जो चार्ट टेक्निकल चार्ट उसके हिसाब से मैं थोड़ा रिस्क लूंगा। और जो फ्यूचर ग्रोथ इसका दिख रहा है, बिजनेस का प्रेजेंस सब कुछ दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा इसमें रिस्क लूंगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा व्यू इस कंपनी के लिए। तो आपका भी क्या व्यू है मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इसमें हम लोगों को एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे को तो जितना आता है आप लोगों को उसके साथ मैंने शेयर कर लिया आप लोगों को स्टडी के लिए। तो आप भी स्टडी कीजिए और मेरे को फीडबैक दीजिए इसमें एंट्री करना चाहिए। तो नाउ अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।